हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज रावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि आज की वीडियो में हम सीएमए फाइनल का जो पेपर नंबर 14 है एसएफएम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका आईसीएमएआई इंस्टीट्यूट ने जून 2025 एग्जाम के लिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 रिलीज किया है, आज हम उसका सॉल्यूशन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एमक्यूपी सेट 2 जून 2025 के लिए जो रिलीज हुआ है उसका हम सॉल्यूशन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो कर लीजिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब। एमक्यूपी सेट 1 का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। मैराथन 100% एसएफएम मैराथन हम ऑलरेडी अपने YouTube पे अपलोड कर चुके हैं। टेस्ट सीरीज हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। अभी भी अगर आप उस टेस्ट सीरीज को देना चाहते हो तो अभी भी आपके पास वो टेस्ट सीरीज देने का ऑप्शन अवेलेबल है मोबाइल ऐप के थ्रू। तो मोबाइल ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए। मैराथन के जो नोट्स है वो आप डाउनलोड कर पाओगे मोबाइल ऐप के थ्रू। तो अगेन मोबाइल ऐप तो डाउनलोड करना बनता ही बनता है। साथ में आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेशन वीडियो का लिंक होगा, बाई चांस आपका मिस हो गया होगा, आपको वहां पे 100% मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएफएम का एमक्यूपी सेट 2। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि इस एमक्यूपी सेट 2 को देखकर एक बात क्लियर हो गई है कि एग्जाम के पैटर्न में किसी तरीके का कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला जून 2025 में। क्योंकि जून 2025 के लिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का पैटर्न था, जो दिसंबर 2024 का हमारे एग्जाम पैटर्न था, सेम पैटर्न पे एमक्यूपी सेट 2 भी रिलीज किया गया। सेक्शन ए जो कि हमें पता है कंपलसरी होता है, जिसमें दो दो नंबर के 15 एमसीक्यू होते हैं। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट इज 1.28, जिसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपए, तो इनिशियल कैश आउटफ्लो तो बता दिया 2.5 लाख है। तो क्वेश्चन जानना चाहते हैं एनपीवी प्रोजेक्ट का क्या होगा। तो सर सिंपल सी बात यह है कि अगर अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कैश आउटफ्लो। अगर आपके पास पीआई गिवन है 1.28 और यहां पे आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 2.5 लाख रुपए का इनिशियल कैश आउटफ्लो गिवन है। तो यहां से आपको पहले तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पता लग जाएगा। कितना सर? 2.5 लाख इंटू 1.28, ये आ जाता है आपका 3,20,000। और एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 3,20,000 माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो 2.5 लाख, 70,000 रुपए आपका आंसर आ जाए। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते थे, 2,50,000 इंटू 0.8 करते, क्योंकि 1 के इक्वल तो आपका इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट होती है। तो 2,50,000 इंटू सीधा सीधा 0.28 करते तो भी आपको 70,000 रुपए आंसर मिल जाएगा। तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सीधा सीधा आंसर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, the type of lease that includes a third party, a lender, is called as which of the following? sale and lease back answer is no. sir leveraged lease होता है जिसमें थर्ड पार्टी और लेंडर होते हैं। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। थर्ड, फिर से इन्वेस्टमेंट डिसीजन में से ही, if annual CFAT cash flow after tax is 5,40,000, प्रोजेक्ट लाइफ है 4 साल की, इनिशियल कॉस्ट है 19,80,000। क्वेश्चन कहता है पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी वो बताओ। पे बैक पीरियड नहीं जानना चाह रहा, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है पे बैक अचीव करने के बाद आप क्या प्रॉफिट कमा लोगे। तो सर सिंपल सी बात यह है 5,40,000 इंटू 4, 5,40,000 इंटू 4, ये आपका टोटल सीएफएटी है 21,60,000 का। और आपकी जो कॉस्ट है इनिशियली वो है 19,80,000। तो बस इसका जो डिफरेंस होगा वही आपका पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी होगा, 1,80,000 रुपए। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, 1,80,000 रुपए। इसके बाद फोर्थ की बात करें तो थ्योरी इन सिक्योरिटाइजेशन, हु इज द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी? सिक्योरिटी कौन इश्यू करता है? स्पेशल पर्पज व्हीकल, एसपीवी। ए विल बी योर करेक्ट आंसर, एसपीवी इसमें सिक्योरिटी रिलीज करते हैं, इश्यू करते हैं। पॉइंट नंबर 5, high growth rate in earning and market share are characteristics of companies which are in. sir high growth rate
in earning or market share are characteristics of company which are in maturity stage, no expansion stage. सर जो कंपनीज एक्सपेंशन स्टेज में होती है उनको उनमें आपको हाई ग्रोथ रेट इन अर्निंग एंड मार्केट शेयर देखने को मिलता है. ए बी विल बी योर करेक्ट आंसर. बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट सिक्स्थ, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इन ए सर्टेन मंथ 6 out of 10 leading indicators, it was observed that in a certain month 6 out of 10 leading indicators and moved up as compared to 4 indicator in the previous month. So the diffusion index for the month was, तो अगर मैं आपके स्टडी मटेरियल में देखता हूं तो डिफ्यूजन इंडेक्स को तो गिवन है क्या होता है, बट उसको कैलकुलेशन को लेकर कोई फॉर्मूला नहीं है. बट ये एमसीक्यू क्वेश्चन एज इट इज वहां पे आपके स्टडी मटेरियल में गिवन है. तो इसका आंसर है 60%. सिंपली आप 6 out of 10 कैलकुलेट करके दे सकते हो कि 6 out of 10 है तो 60% इज द इंडेक्स. नेक्स्ट 7th, द डेफिनेशन, द promised compounded rate of return an investor will receive from a bond purchased at the current market price and held to maturity pertains to. तो सर नाम से ही क्लियर है, held to maturity. YTM will be your correct answer. yield to maturity बोला जाता है. नेक्स्ट 8th, a stock with a dividend payout ratio of 45%, required rate of return is 15% and a constant growth rate of 10% will have a PE ratio. तो जब हम वैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पे पीई का एक फॉर्मूला देखते हैं सर, डिविडेंड पे आउट रेशियो अपॉन में केई माइनस में ग्रोथ रेट. तो इसके इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कैलकुलेशन होगी 45 अपॉन में केई है 15, ग्रोथ है 10, तो योर आंसर विल कम 9 टाइम्स. बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 9 टाइम्स. नेक्स्ट 9th वन, which among the following increases the NAV of a mutual fund scheme? इनमें से क्या म्यूचुअल फंड जो स्कीम है उसका एनएवी को इंक्रीज करता है? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स आपका एनएवी ज्यादा आएगा. रिसीवेबल इज आल्सो द पार्ट ऑफ एनएवी, एक्रूड इनकम इज आल्सो द पार्ट ऑफ एनएवी. तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ ए, बी एंड सी. 10th, a mutual fund had average daily assets of रुपीज 500 millions in the past year. एवरेज डेली एसेट है 500 मिलियन की. ड्यूरिंग द ईयर द फंड सोल्ड रुपीज 60 million ऑफ स्टॉक एक्स एंड परचेज्ड 90 million ऑफ स्टॉक वाई. आपको बताना है फंड का टर्नओवर रेशियो क्या होगा. तो सर टर्नओवर में केवल और केवल सेल कंसीडर करी जाती है, तो इट विल बी 60 की आप सेल कर रहे हो, 500 million इज द एवरेज एसेट, तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर 12%. ए विल बी योर करेक्ट आंसर 12%. A will be your correct answer, 12%. Next 11th, a portfolio manager realized an average annual return of 10%. Annual return आपकी 10% की. The beta of the portfolio is 0.8, beta है 0.8 and the standard deviation is 20%. अगर आप annual return मार्केट की बात करते हो 12% और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन है 25. रिस्क फ्री रेट जो है वो 3% है. आपको तो ट्रेन्योर रेशियो कैलकुलेट करके देना है. तो सर ट्रेन्योर रेशियो जो होता है उसका फॉर्मूला तो होता है आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10 माइनस रिस्क फ्री रेट है 3, तो ये तो हो गया रिस्क प्रीमियम. और ट्रेन्योर जो है वो बीटा को कंसीडर करते हैं, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 0.8, तो ये आ जाएगा आपका 8.75%. बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 8.75%. B will be your correct answer, 8.75%. Next 12th, an investor is bullish about X Limited which trades in the spot market at 1150. अभी तो 1150 का चल रहा है. He buys 2 call option contract with 3 months. एक कॉन्ट्रैक्ट 100 शेयर का है, 2 कॉल ऑप्शन खरीदे मतलब 200 शेयर. विद स्ट्राइक प्राइस इसका 1195 है. प्रीमियम पे करना पड़ेगा 35 रुपए पर शेयर. 3 months लेटर द शेयर इज सेलिंग एट 1240, 1240 में ट्रेड कर रहा है. आपको बताना है नेट प्रॉफिट और लॉस क्या होगा. तो सर कॉल ऑप्शन है, फॉर्मूला होता है एमपी माइनस ईपी. एमपी चल रहा है 1240, ईपी है 1195. तो एक तो फायदा ये है, लेकिन 35 रुपए तो आप प्रीमियम पे करोगे तो वो माइनस हो जाएगा. ये हो जाएगा पर शेयर प्रॉफिट, और 2 कॉन्ट्रैक्ट आपने किए 100 शेयर के, तो 200 शेयर, तो 1240 मार्केट प्राइस माइनस ईपी 1195,
45 रुपीज वैल्यू ऑफ ऑप्शन आई, जिसमें से 35 रुपए जो है वो आपने प्रीमियम पे किया हुआ है, तो 10 रुपए का नेट प्रॉफिट है पर शेयर, और 200 शेयर है, 2000 रुपए का आपका प्रॉफिट होगा। डी विल बी योर करेक्ट आंसर, डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 13 Shibosai bond is a bond denominated in yen and issued outside Japan. सर outside Japan नहीं होता, denominated in a currency other than yen. सर yen में ही होता है। denominated in Japanese yen and issued under private placement in Japan. C is the correct answer. Shibosai bond जो होते हैं वो यही होते हैं जो जापानीज येन में डिनोमिनेटेड होते हैं और प्राइवेट प्लेसमेंट की जाती है इनकी जापान में। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14th, A wants to hedge its portfolio of share worth rupees 150 million using the index future. 150 मिलियन है ये। कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 100 टाइम द इंडेक्स। इंडेक्स का 100 गुना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का साइज होगा, और इंडेक्स जो है वो कितने का है, 7500 का। तो अगर इंडेक्स 7500 का है और कॉन्ट्रैक्ट का साइज 100 गुना है तो 7.5 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट का साइज होगा। पोर्टफोलियो का जो बीटा है वो 0.9 है। बीटा इंडेक्स का 1 ना भी बोले तो 1 ही एज्यूम करते हैं हम। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बताओ कितने होंगे। तो सर 150 मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, तो 2 4 और 2 6, 15 करोड़। 15 करोड़ रुपए का ये आपका पोर्टफोलियो है, और एक कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज है वो इंडेक्स का 100 गुना है, 7.5 लाख का, और आपका जो पोर्टफोलियो है उसका बीटा है 0.9। तो 15 करोड़ डिवाइडेड बाई 7.5 लाख, 200 कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, बट आपके पोर्टफोलियो का बीटा 0.9 है, तो 200 का 0.9, 180 कॉन्ट्रैक्ट आपको करने पड़ेंगे। बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 180 कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट एमसीक्यू आपका फॉरेक्स में से, द फॉलोइंग वेरियस करेंसी कोड्स आर अवेलेबल फ्रॉम ए लीडिंग इंडियन बैंक। रुपी पर पाउंड है, फिर पाउंड पर डॉलर है, और डॉलर पर येन है। द रेट एट विच येन कैन बी परचेज विद रुपी। आप येन खरीदना चाहते हो और रुपी आप पे करना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं डायरेक्टली यहां पे बात करूं तो आप रुपी पर येन कैलकुलेट कर सकते हो। येन का डायरेक्ट कोट, रुपी पर येन मतलब येन का डायरेक्ट कोट। तो रेट एट विच येन कैन बी परचेज, तो येन आप अगर खरीदोगे तो बैंकर सेल करेगा, तो आस्क रेट आपको कंसिडर करना है। आस्क रेट आपको कंसिडर करना है। आस्क रेट अगर कंसिडर करना है तो 75.33 इंटू 0.6398 मल्टीप्लाई 0.01052, ये देख लो कितना आएगा। 75.33 इंटू 0.6398 मल्टीप्लाई बाई 0.01052, ये आएगा 0.5070, 0.5070। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये 15 एमसीक्यू जो है वो आपको यहाँ पे एसएफएम में दिए गए हैं, जिसमें एक एमसीक्यू जो है वो नया है। हालांकि वैसे नया नहीं, आपके स्टडी मटेरियल में तो गिवन है, पर आज तक कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया। 6th वन, ऐसा नहीं है कि बाकी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, बट दिस इज डिफरेंट। डिफरेंट इसलिए कि डिफ्यूजन इंडेक्स का ये एमसीक्यू स्टडी मटेरियल में तो है, बट डिफ्यूजन इंडेक्स जो है इसका कोई फॉर्मूला वगैरह गिवन है नहीं, बस मीनिंग गिवन है, और एक क्वेश्चन एमसीक्यू में गिवन है जो यही वाला गिवन है। तो ठीक है, अपने को आइडिया लग गया कि सर ये 15 एमसीक्यू है जो इंस्टीट्यूट ने एमक्यूपी सेट 2 में दिए, जिसमें आपको कुछ एक नए भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो प्रैक्टिकल एमसीक्यू है उसमें तो कोई नई वैरायटी नहीं देखने को मिल रही है, लीडिंग इंडिकेटर वाले को छोड़कर। इसके बाद सेक्शन बी के पैटर्न में भी कोई चेंज है नहीं। सर 7 क्वेश्चन गिवन होते हैं, जिसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सेम पैटर्न इस एमक्यूपी में भी फॉलो किया गया है, और हर एक क्वेश्चन की वेटेज क्या है, 14 मार्क्स की। और जैसा कि आपको पता है एसएफएम के अंदर सीधा 14 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, जैसे एससीएम वगैरह में देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे इस एमक्यूपी में भी कोई भी सिंगल 14 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। हर एक क्वेश्चन में 2-2 पार्ट किए हुए हैं 7 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है वो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में से देखने को मिल जाता है। एस इंजीनियरिंग कंपनी is considering to replace or repair a particular machine which has just broken down। एक मशीन टूट चुकी है इनकी, broken down हो चुकी है, तो उसको हम रिपेयर या रिप्लेस करना चाह रहे हैं। लास्ट ईयर
दिस मशीन कॉस्टेड ₹2 लाख टू रन एंड मेंटेन। पिछले साल 2 लाख रुपए की कॉस्ट आई थी। These costs have been increasing in real terms in recent year with the age of the machine। जैसे मशीन पुरानी होती जा रही है वैसे रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता जा रहा है। A further useful life of 5 years is expected if immediate repair of ₹1,90,000 are carried out। अगर आप immediately 1,90,000 रुपए का खर्च करोगे तो ये मशीन 5 साल तक चलाई जा सकती है। साथ के साथ इसका सॉल्यूशन भी अगर देखें हम तो इसके 2 सॉल्यूशन गिवन है, तो मैं यहाँ पे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो है वो आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए इजी पड़ेगा। बाकी आप चाहो तो ऊपर वाला सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो सर अगर आप मशीन को रिपेयर करते हो तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी? 1,90,000 रुपए की। इमीडिएट खर्चा है ये 1,90,000 रुपए का। अगर 1,90,000 रुपए का खर्च करोगे तो आगे जाके हम देखेंगे कि टैक्स का रेट 50% है, तो आप टैक्स सेविंग क्लेम कर लोगे उस पर। तो 1,90,000 आफ्टर टैक्स जो पड़ेगा वो आपको पड़ेगा 95,000। कॉस्ट ऑफ रिपेयर इमीडिएटली नेट ऑफ टैक्स करोगे तो 95,000 रुपए की कॉस्ट आएगी। इफ द मशीन इज नॉट रिपेयर्ड इट कैन बी सोल्ड इमीडिएटली टू रियलाइज अबाउट ₹50,000। अगर आप इस मशीन को रिपेयर नहीं करोगे तो बेच दोगे तो फिर नई मशीन खरीद लेंगे। इग्नोर लॉस और गेन ऑन सच डिस्पोजल। Alternatively, the company can buy a new machine for ₹4,90,000 with an expected life of 10 years with no salvage value after providing depreciation on SLM। अब यहाँ पे ध्यान देना, पुरानी मशीन को तो 5 साल की बात चली और नई मशीन में 10 साल की, तो सर लाइफ अलग अलग है, तो आपको इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ेगा। तो नई मशीन खरीदेंगे तो सर 4,90,000 रुपए लगेंगे और पुरानी वाली सिचुएशन में 50,000 रुपए में बेच देंगे तो नेट आपकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? 4,40,000 रुपए की। इन दिस केस रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट विल रिड्यूस टू 1,40,000 ईच ईयर एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज मच इन रियल टर्म फॉर ए फ्यू ईयर एट लीस्ट। इस केस में 1,40,000 रुपए का आपका हर साल का खर्चा आने वाला है। सर 1,40,000 रुपए का रनिंग मेंटेनेंस पे खर्चा करूंगा, 50% टैक्स सेविंग ले लूंगा, तो नेट ऑफ टैक्स आपकी जो कॉस्ट आएगी वो 70,000 रुपए की आएगी। 70,000 रुपए की आएगी। साथ में आप डेप्रिशिएशन क्लेम करोगे 4,90,000 डिवाइड बाय 10 साल की लाइफ है 49,000, उसमें 50% टैक्स सेविंग, तो 24,500 रुपए आपको हर साल टैक्स सेविंग होती रहेगी। ये आउटफ्लो है, ये आउटफ्लो है, तो ये नेट आउटफ्लो हो गया। ये आपका बेनिफिट है टैक्स सेविंग और ये आपकी कॉस्ट है। तो नेट आ गया 70,000 और 24,500 को नेट किया तो 45,500। 45,500। एस इंजीनियरिंग कंपनी रिगार्ड ए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10% पर एनम आफ्टर टैक्स एज ए मिनिमम रिक्वायर्ड ऑन एनी न्यू इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट कंसीडरिंग कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स विच ऑल्टरनेटिव वुड यू एडवाइज चूजिंग एंड वाई। कौन सा ऑप्शन लेना है? 50% टैक्स रेट, एसएलएम मेथड, और ये आपको 5 साल के 10% के 500 सालों का एन्युटी फैक्टर दे दिया और 10 साल का भी एन्युटी फैक्टर आपको प्रोवाइड करवा दिया। तो अगर मैं सबसे पहले वापिस ऊपर चलूं तो सर 95,000 रुपए आपकी कॉस्ट। रनिंग एंड मेंटेनेंस की बात करें तो 2-2 लाख रुपए आपकी कॉस्ट आने वाली है हर साल। अब 2-2 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी तो उस पर 50% आप टैक्स सेविंग क्लेम कर लोगे, तो 2 लाख का 50% 1 लाख रुपए नेट आपकी कॉस्ट आएगी। लेकिन ये कॉस्ट हर साल आएगी 5 साल तक, तो 5 साल के फैक्टर इस पे अप्लाई कर दिए। दोनों का टोटल कर लिया 474,100 की कॉस्ट है 5 सालों के लिए। इक्वल एनुअल कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दिया 3.791 से, तो 1,25,059 की कॉस्ट आ गई। ये आपकी कॉस्टिंग चल रही है 10 साल की। तो सर नेट कैश आउटफ्लो क्या होगा? 45,500 हर साल कॉस्ट आएगी, 10 साल के फैक्टर अप्लाई कर दिए 279,598, और ये आपकी स्टार्टिंग की कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट हो गई 719,598। 10 साल की है तो इसको 10 साल के फैक्टर से डिवाइड कर दोगे तो आपको इक्वल एनुअल कॉस्ट 1,17,103 रुपए की पड़ेगी। ऊपर वाले केस में 1,25,059 थी, 125,059 था, यहाँ पे कम है, तो दैट ऑप्शन शुड बी अडॉप्टेड। मतलब आपको मशीन जो है वो रिपेयर की बजाय रिप्लेस कर देनी चाहिए। ये वाला सॉल्यूशन आपको इजी पड़ेगा इन कंपैरिजन विद जो ऊपर गिवन है उसके कंपैरिजन में। बाकी आप चाहो तो एक बार ऊपर वाला सॉल्यूशन भी देख सकते हो। मैं तो जो नीचे वाला सॉल्यूशन है अपने बच्चों को क्लास में यही तरीका फॉलो किया करते हैं हम, तो इस वजह से मैंने सेम तरीका यहाँ पे फॉलो आपको करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2B। तो सर क्वेश्चन नंबर 2B आपको लीज में से दे दिया और सेम क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके भी जाते हो। फेयर फाइनेंस, ए लीजिंग कंपनी हैज बीन अप्रोच्ड बाय ए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर
इंटेंडिंग टू एक्वायर ए मशीन जिसका कैश डाउन प्राइस है 3 करोड़ रुपए। सर ठीक है, 3 करोड़ रुपए का आउटफ्लो करना पड़ेगा जो भी मशीन खरीदेगा। द कस्टमर इन ऑर्डर टू लेवरेज हिज टैक्स पोजीशन हैज रिक्वेस्टेड इट कोर्ट फॉर ए 3-year लीज रेंटल पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। 3 साल का लीज पीरियड रहेगा, लेकिन ये जो लीज रेंट है वो इक्वल नाउ का डिमिनिशिंग मैनर में है, सच दैट दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:1 के प्रोपोर्शन में रहेगा। मतलब फर्स्ट ईयर में 3 रुपए का होगा तो सेकंड ईयर में 2 रुपए और थर्ड ईयर में 1 रुपए, कुछ इस तरीके से लीज रेंट चलेगा। डेप्रिसिएशन कैन बी अज्यूम टू बी ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एंड फेयर फाइनेंस पे टैक्स रेट 35% का अप्लाई होता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट 12% लेना है। आपको लीज रेंट कैलकुलेट करके देना है। तो सर ठीक है, 3 करोड़ रुपए की आपकी कॉस्ट आएगी, जिसको यहाँ पे लैक्स में लिखे तो 300 लाख रुपए। डेप्रीशिएशन पे अगर टैक्स सेविंग की बात करें तो सर 300 लाख रुपए की आपकी एसेट है, कोई स्क्रैप वैल्यू वगैरह है नहीं, तो 3 सालों में इसको अगर आप राइट ऑफ करोगे तो 100 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन बनता है। 100 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन जिसपे 35% की टैक्स सेविंग, तो 35 लाख रुपए आपको टैक्स सेविंग हो जाएगी। और 12% के अगर फैक्टर अप्लाई करेंगे 3 साल के तो ये बनते हैं आपके 2.4018, तो दैट विल बी 84.06। ये आपकी कॉस्ट हो गई, ये आपकी टैक्स सेविंग हो गई, तो आपकी नेट कॉस्ट होगी 215.94। अगर आप एज्यूम करते हो कि मैं थर्ड ईयर में एक्स रेंट लूंगा तो ये 3:1 है, तो फर्स्ट ईयर में 3x हो जाएगा, सेकंड ईयर में 2x हो जाएगा और थर्ड ईयर में x हो जाएगा। लीज रेंट आप रिसीव करोगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना 35%, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो 65% बचेगी। तो 3x का 65%, 2x का 65% और x का 65%। इस पे अप्लाई करोगे आप फैक्टर, सर फर्स्ट ईयर पे फर्स्ट ईयर का फैक्टर, सेकंड ईयर पे सेकंड ईयर का फैक्टर, थर्ड ईयर पे थर्ड ईयर का फैक्टर, तो आपको मिलेगा 3.2401x, दैट शुड बी इक्वल टू 215.94। तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 66.6409। तो ये रेंट होगा आपका थर्ड ईयर में, इसका डबल कर दोगे तो सेकंड ईयर में, और थर्ड ईयर में जो वैल्यू आई उसका ट्रिपल कर दोगे तो आपको फर्स्ट ईयर का लीज रेंट आपका पता लग जाएगा। सेम क्वेश्चन सेम वैल्यूज के साथ ऑलरेडी आपने अपनी क्लासेस में करा हुआ है, और मैराथन में तो मुझे याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन हमने किया था, बट मैराथन में भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो आपको सारी की सारी एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है ही। तो मैराथन अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाइए प्लेलिस्ट में यूट्यूब की और मैराथन का बेनिफिट जरूर जरूर लीजिए। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट कर दिए, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें पार्ट ए आपको इवेल्युएशन ऑफ रिस्क की प्रपोजल में से देखने को मिल रहा है, और पार्ट बी जो है वो आपको इक्विटी वैल्यूएशन में से यहां पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3A काफी सिंपल क्वेश्चन सीई अप्रोच में से, द ग्लोब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इज कंसीडरिंग द इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई। आउटफ्लो करना आपको 3,40,000 और 3,30,000 का। द सीई अप्रोच इज यूज्ड इन इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क इन कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। द करंट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज 10%। आरएफ रिस्क फ्री रेट पता लग गया गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट, एंड दिस बी यूज्ड एज द रिस्क लेस रेट, मतलब रिस्क फ्री रेट। द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो एंड देयर सीईआर एज 2 प्रोजेक्ट का डेटा हमारे पास गिवन है, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई। 3-3 सालों की इनकी लाइफ है। कैश फ्लो गिवन है, सीई गिवन है, कैश फ्लो गिवन है और सीई गिवन है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे दिया आपको 10% पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के। क्वेश्चन में पहले तो बोला एग्जामिन करो विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, जिसका एनपीवी ज्यादा होगा। सेकंड में कहते हैं डिस्कस विद रीजन विच प्रोजेक्ट शुड बी एनालाइज्ड यूजिंग ए हायर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। वो बात की बात है, तो सबसे पहले तो आप एनपीवी कैलकुलेट करके डिसीजन दे दो। इसके लिए आप स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी बना सकते हो। ईयर 1 2 3 कॉपी कर लिया क्वेश्चन से, कैश फ्लो कॉपी कर लिए हैं, कैश फ्लो कॉपी कर लिए हैं क्वेश्चन में, और सीई भी कॉपी कर लिए प्रोजेक्ट एक्स के। जब आप कैश फ्लो को सीई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एडजस्टेड कैश फ्लो पता लग जाएंगे, और उस पे जैसे ही आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पता लगेगा, जिसमें से इनिशियल कैश आउटफ्लो 340 माइनस करोगे आपको आपका एनपीवी पता लग गया जो नेगेटिव है। तो प्रोजेक्ट एक्स तो गया। बात आती है प्रोजेक्ट वाई की, तो इसमें भी कॉपी करो ईयर 1 2 3, कैश फ्लो कॉपी कर लो 180 180 2 लाख, सी कॉपी कर लो 0.9 0.8 और 0.7, मल्टीप्लाई कर लिया 1,80,000 इंटू 0.9, 1,80,000 इंटू 0.8, 2 लाख इंटू 0.7,
और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई कर दिए 10% के, तो अकॉर्डिंगली आपको ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का टोटल पता लग गया, जिसमें से आप इनिशियल कैश आउटफ्लो 3,30,000 माइनस करेंगे तो आपको आपका एनपीवी जो कि पॉजिटिव मिल गया। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव एनपीवी है, वाई का एक्स का तो नेगेटिव आ गया था, तो प्रोजेक्ट वाई जो है दैट शुड बी एक्सेप्टेड। सेकंड पॉइंट में ये कहते हैं डिस्कस विद रीजन व्हिच प्रोजेक्ट शुड बी एनालाइज्ड यूजिंग ए हायर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। देखो हायर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट की अगर आप बात करोगे तो सीई जो है, सीई आप देखोगे कम है प्रोजेक्ट एक्स के। सीई कम होने का मतलब क्या है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट होते हैं ये। सीई कम होने का मतलब है रिस्क ज्यादा है, क्योंकि एक तो मैं आपको कहता हूं कि 80% चांसेस है कि 1,80,000 आ जाएंगे, एक मैं कहता हूं 90% चांसेस है कि 1,80,000 आ जाएंगे। तो 80% चांसेस जहां पे है वहां पे रिस्क ज्यादा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जहां पे कम है वहां पे रिस्क क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कहते हैं सिंस द सीई कोएफिशिएंट ऑफ प्रोजेक्ट एक्स इज लोअर देन प्रोजेक्ट वाई, तो प्रोजेक्ट एक्स जो है वो ज्यादा रिस्कियर है देन प्रोजेक्ट वाई, देयरफॉर रिस्क एडजस्टेड अगर आप डिस्काउंट रेट लेना है तो प्रोजेक्ट एक्स पे आप अप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके बाद अगर आप थर्ड बी की तरफ जाते हो तो बहुत ही इजी सा और छोटा सा क्वेश्चन गिवन है। कहते हैं एबी लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ऑफ ₹4 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर D1, a dividend of ₹7 at the end of second year D2, और dividend of ₹11 at the end of third year D3। फोर्थ ईयर ऑनवर्ड क्या होगा, डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 4%, तो 11 रुपए था तीसरे साल में, तो 4% से बढ़ेगा तो ये 11.44 हो जाएगा। इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% हो तो कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। तो सर सिंपल आपने क्या करना है, फर्स्ट ईयर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, सेकेंड ईयर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, थर्ड ईयर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, और थर्ड ईयर के एंड में जो प्राइस होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर करनी है। बस चारों का एडिशन करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली किया गया है 4 अपॉन में 1.14 पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू, पहले साल के डिविडेंड की, 7 अपॉन में 1.14 की पावर 2 सेकेंड ईयर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, ये थर्ड ईयर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू। देन P4 निकाला कैसे, P3 निकाला कैसे, D4 अपॉन में KE माइनस में ग्रोथ रेट। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी तो डिवाइडेड में 1.14 की पावर 3 कर दिया। आप चाहो तो इस फॉर्मूले से कर सकते हो, नहीं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक बनाओ, दैट विल बी मोर बेटर, जो आपको करवाया जाता है, भले ही मैंने क्लासेस में करवाया हो, भले ही आपको जो मैराथन में करवाया था वही पैटर्न ज्यादा बढ़िया, आंसर तो सेम ही आना है 93.54। और ये मॉडल क्या है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इसको बोला जाता है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इसको बोला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो फोर्थ क्वेश्चन में भी दो पार्ट है, पार्ट ए और बी। पार्ट ए में आपको बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन गिवन है, तो पार्ट बी में आपको म्यूचुअल फंड का 7 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4A, कैलकुलेट द YTM ऑफ ए ₹1000 जीरो कूपन बॉन्ड 10 साल में मैच्योर होगा और इश्यू कर रहे हो आप 190 रुपए पे। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूट ने यहां पे सीधा सीधा आंसर दे दिया है। सीधे सीधे आंसर से मेरा मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 10 ईयर 190 रुपए। सिंपल सी बात है, आज 190 रुपए की वैल्यू है, फ्यूचर में 10 साल के बाद आपको 1000 रुपए मिलने हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 10 ईयर्स दैट विल बी 0.19। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 10 ईयर कितना बनता है, 190 डिवाइडेड बाई 1000.19 बनता है। कंसल्टिंग द पीवीएफ टेबल देख रहे हैं ये, वी फाइंड दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस केस इज इन द रेंज ऑफ 18 एंड 19%। 18 और 19% के बीच में ये वैल्यू फिगर आ रही होगी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के अकॉर्डिंगली। तो एनपीवी 18% पे कैलकुलेट कर लिया और एनपीवी 19% पे कैलकुलेट कर लिया। एनपीवी 18% में निकाला +1 आया, तो एनपीवी 19% पे निकाला तो ये -14 आया। देन इंटरपोलेशन कर लिया, लो रेट प्लस एनपीवी एट लो रेट डिवाइड बाय एनपीवी एट लो रेट माइनस एनपीवी एट हाई रेट इनटू डिफरेंस इन रेट, तो ये आंसर आ गया आपका 18.06। अदरवाइज इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप इसके लिए ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे आप केडी कैलकुलेट करते हो, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन में एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। जैसे आप कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करते हो, सिंपल सी मैं बात करूं तो, या फिर
जैसे आप KD कैलकुलेट करते हो, बिल्कुल वैसे यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और जैसे अप्रॉक्सीमेट YTM कैलकुलेट करते हैं या फिर हम, ठीक है, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स प्लस ब्रैकेट में RV माइनस NP अपॉन में N होल डिवाइड बाई RV प्लस NP डिवाइड बाई 2, वो भी कॉन्सेप्ट आप फॉलो करके अप्रॉक्सीमेट एक YTM कैलकुलेट कर सकते हो। देन उस पे NPV कैलकुलेट करो, देन दूसरा रेट एज्यूम करो, और देन अकॉर्डिंगली ये सेम स्टेप्स आप जा सकते हो। क्योंकि इसमें बात यही है कि यहाँ पे 0.19 को देखने के लिए मेरे पास फैक्टर की टेबल नहीं गिवन है। अब एग्जाम में टेबल अगर बाई चांस इस तरीके से नहीं होगी तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये 0.19 जो है वो 18 और 19% के बीच में आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आप अप्रोक्सीमेट YTM का जो फॉर्मूला होता है उसकी हेल्प लेकर देन आगे ये चीज आप कर सकते हो। अप्रोक्सीमेट YTM से आपको एक रेट आसपास का पता लग जाएगा, उस पे NPV कैलकुलेट करोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप दूसरा रेट एज्यूम करोगे, देन उसका पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, देन आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते। जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, अगर आपको समझ आ गई, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप बॉन्ड वैल्यूएशन का मैराथन जो मैंने कराया है वो एक बार देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा अप्रॉक्सीमेट YTM से मेरा मतलब क्या है, या मैं क्या प्रोसेस आपको बताना चाह रहा हूं, वहां पे क्वेश्चन करवाया हुआ है। इसके बाद अगर आप पार्ट बी की तरफ जाते हो तो म्यूचुअल फंड का एक नॉर्मल क्वेश्चन जो काफी बार एग्जाम में इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ए म्यूचुअल फंड हैविंग 300 यूनिट्स हैज शोन इट्स NAV एट रुपी 8.75 एंड 9.45 एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द ईयर रेस्पेक्टिवली। बिगिनिंग है 8.75 का NAV, एंड में 9.45। म्यूचुअल फंड हैज गिवन टू ऑप्शन टू द इन्वेस्टर, कहते हैं या तो डिविडेंड ले लो 0.75 पर यूनिट और कैपिटल गेन ले लो 60 पैसा पर यूनिट, या फिर जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं ऊपर पहले पॉइंट में इसको री इन्वेस्ट कर दिया जाए 8.65 पर यूनिट के अकॉर्डिंगली। एग्जामिन द डिफरेंस इन रिटर्न्स अवेलेबल बिटवीन द ऑप्शंस एंड डिस्कस विद रीजन विच ऑप्शन वुड बी प्रेफरेबल फॉर इन्वेस्टर। तो सर सिंपल सी बात है, अगर मैं डिविडेंड लेता हूं तो NAV एट एंड 9.45 माइनस NAV एट बिगिनिंग 8.75 प्लस 0.75 प्लस 0.60 डिवाइडेड बाई 8.75 इंटू 100 करूंगा तो 23.43% की रिटर्न आएगी। अगर आप इसको री इन्वेस्ट करते हो तो आपको पर यूनिट यहाँ पे ₹1.35 मिलेगा, और आपके पास 300 यूनिट है तो आपको 405 रुपए मिलेंगे, जिसको आप 8.65 के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करोगे तो आपको 47 यूनिट्स मिल जाएगी। राउंड ऑफ करते हो तो 47 यूनिट्स आपको मिल जाएगी। 300 यूनिट आपके पास पहले से थी, 47 यूनिट्स और आ गई तो 347 यूनिट्स हो गई आपके पास। 9.45 इज द एंडिंग वैल्यू, तो आपकी एंड वैल्यू आ गई 3279.15। ये एग्जैक्ट के हिसाब से निकाला गया, फ्रैक्शन के हिसाब से, ये होल नंबर के हिसाब से निकाला गया। आपने इन्वेस्ट कितना किया था 300 यूनिट पे 8.75 के अकॉर्डिंगली 2625, तो आपकी रिटर्न क्या है, इसका डिफरेंस, आपने क्या इन्वेस्ट किया 2625, तो सर आपकी जो रिटर्न आएगी ये 3279.15 के अकॉर्डिंगली आपकी ये रिटर्न आएगी 24.92। तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, आप फ्रैक्शन लेकर कर रहे हो तो 24.86 है, अदरवाइज ये 24.92 है। तो राउंड ऑफ में अगर मैं बात करता हूं तो सर ये अप्रॉक्स ये 23% है और ये 25% के आसपास है। तो ऑफकोर्स गो फॉर री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, क्योंकि उसमें आपकी रिटर्न जो है वो ज्यादा है, ज्यादा रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो सर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जैसा कि हमें पता है कि पोर्टफोलियो डेडिकेटेड क्वेश्चन होता है, तो यहां पे भी आपको पार्ट ए और पार्ट बी जो है क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों ही पार्ट पोर्टफोलियो में से देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A, रिटर्न्स ऑन टू पोर्टफोलियो बी एंड एल फॉर द पास्ट 4 years आर। आपको पिछले 4 सालों की रिटर्न दे दी है दो पोर्टफोलियो की, पोर्टफोलियो बी और पोर्टफोलियो एल की, तो जरूरत पड़ेगी तो हम इसको एवरेज करेंगे। बीटा फैक्टर ऑफ द टू पोर्टफोलियो आर, बीटा भी बता दिया, बी का 1.3 और एल का 1.2। मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट की रिटर्न 12% रहेगी RM। RBI का जो बॉन्ड है रिस्क फ्री 5% रिटर्न, मतलब RF रिस्क फ्री रिटर्न। एडवाइज विच ऑफ द अबव टू पोर्टफोलियो विल एन इन्वेस्टर प्रेफर। सर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कौन सा पोर्टफोलियो प्रेफर करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम CAPM के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। यहां पे पोर्टफोलियो बी के लिए कैलकुलेशन करूं तो RF 5% है, प्लस बीटा गिवन है इसका 1.3,
इंटू आर एम माइनस आर एफ किया तो ये 14.1% आया। सिमिलर कैलकुलेशन एल के लिए गई जिसमें केवल और केवल बीटा ही चेंज करना है तो ये 13.4 आया। ठीक है, सीएपीएम के अकॉर्डिंगली ये रिटर्न है। अब अगर हम अल्फा फैक्टर के लिए अब नॉर्मल रिटर्न की बात करें तो सर एक्चुअल रिटर्न जो है ईयर 1 2 3 4 में आपके पास रिटर्न गिवन है, वो कॉपी कर ली। एक्चुअल रिटर्न 13% थी, रिटर्न होनी चाहिए थी 14.1, तो नेगेटिव में 1.1। एक्चुअल रिटर्न 13.5 होनी चाहिए थी 14.1, माइनस में 0.6। रिटर्न है 12.5 होनी चाहिए थी 14.1, 1.6 नेगेटिव। 14 है होनी चाहिए थी 14.1 नेगेटिव में, तो नेगेटिव 3.4 आ रहा है 4 सालों का। तो एवरेज कितना आ गया 0.85% ईच ईयर। सिमिलर कैलकुलेशन एल में भी गई है कि एल की रिटर्न है 14.35, 11.75, 13.6 और 12.9, जबकि सीएपीएम के अकॉर्डिंगली ये 13.4 है। तो पहले साल में तो ये पॉजिटिव है, दूसरे साल में नेगेटिव, तीसरे साल में पॉजिटिव, चौथे साल में नेगेटिव, तो ये आ गया 1% नेगेटिव। डिवाइड बाई 4 करूं, 4 साल का डेटा है तो 0.25%। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न एडजस्ट करें फॉर अल्फा तो सिंपल सी बात है 14.1% था रिटर्न अंडर सीएपीएम और इधर 13.4, और इसमें अल्फा एडजस्ट करना आपको -0.85 -0.25, तो ये रिटर्न आती है अल्फा एडजस्ट करने के बाद। तो अल्फा एडजस्ट करने के बाद बी की रिटर्न ज्यादा है तो वी विल गो फॉर बी। द अल्फा फॉर सिक्योरिटी बी इज हायर देन एल इंडिकेटिंग इट्स बेटर परफॉर्मेंस रिलेटिव टू एल, तो हम बी के लिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि इन्वेस्टर को कौन से पोर्टफोलियो के लिए जाना चाहिए। इसके साथ में भी पोर्टफोलियो का ही क्वेश्चन अटैच्ड है, दैट इज मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न और टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न का यहाँ पे क्वेश्चन अटैच किया है। क्वेश्चन नंबर 5B, ए म्यूचुअल फंड स्टार्ट द ईयर विद 50 मिलियन, 50 मिलियन के साथ आपने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया। बाय फर्स्ट ईयर इट हैज एप्रिशिएटेड टू 60 मिलियन, एट विच पॉइंट इट रिसीव कैश अमाउंटिंग टू ₹20 मिलियन ही है ये। इन द सेकेंड ईयर द फंड एप्रिशिएट बाय अनदर 50%। अपने को सबसे पहले मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके देना है। तो सर यहाँ पे टाइम लिख लिया है कि टाइम 012, मार्केट वैल्यू 0 पीरियड में 50 मिलियन थी, सेकेंड ईयर में ये 60 हो गई। जब ये 60 हुई तो 20 का यहाँ पे कैश फ्लो भी था, तो टोटल फर्स्ट ईयर के एंड में ये 80 हो गया, और फिर ये 50% बढ़ा तो 80 में 50% बढ़ा तो ये 120 हो गया। मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न के लिए सिंपली आप यही कहोगे सर 50 था उसके लिए 2 साल, और ये जो 20 था लगाया तो इन्वेस्टमेंट तो 50 का ही था, वही बढ़ के ये हुआ है, और एक 20 का जो कैश फ्लो था वो आपने री इन्वेस्ट किया एक तरीके से। तो 50 2 सालों तक इन्वेस्ट रहा, तो 50 इंटू 1 प्लस आर की पावर 2 या आई की पावर 2 एक ही बात है, प्लस 20 इंटू 1 प्लस आई की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 120। बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको 36.2% आपका आंसर मिलेगा, 36.2% आपको आंसर मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो TWROR टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो सर टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न का तो फॉर्मूला होता है FT1 अपॉन में FT0 प्लस CT0 इंटू FT2 अपॉन में FT1 प्लस CT1 की पावर ये 1/2 है, जो ये 1/2 क्या है, ये 2 ही है, -1 की पावर 2। 2 साल है, 2 साल है तो ये पावर जो है 2 है -1। तो ये आप कैलकुलेशन करोगे FT1 मतलब फंड की वैल्यू क्या हो गई फर्स्ट ईयर के एंड में 60, फंड की वैल्यू कितनी थी स्टार्टिंग में 50, कैश फ्लो तो था नहीं कुछ, इनटू फंड की वैल्यू सेकंड ईयर के एंड में कितनी हो गई 120, और फर्स्ट ईयर के एंड में कितनी थी 60 प्लस 80, 60 प्लस 20 80 की पावर 1/2 -1। इसको सॉल्व करोगे तो 34.1% आएगा, 34.1% आएगा। थर्ड पॉइंट में कहते हैं मान लो इफ द फंड हैज ए फर्स्ट ईयर कैश आउटफ्लो ऑफ 20 मिलियन रदर देन इनफ्लो, जो 20 मिलियन का आप इनफ्लो बोल रहे थे वो मान लो आउटफ्लो, तो फिर बताओ कैलकुलेट द इंपैक्ट ऑन द TWROR एंड एक्सप्लेन वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो सर फिर से वही कैलकुलेशन जाएगी, 60 अपॉन में 50 डिवाइडेड इनटू 120 अपॉन में 80 के बजाय 40 रह जाएगा। सर 40 कैसे रह जाएगा, अगर ये 60 और यहाँ पे इनफ्लो की बजाय आउटफ्लो होगा तो 60 माइनस 20 होके 40 रह जाएगा, 40 रह जाएगा, तो 40 आ जाएगा की पावर 1/2 -1। इसको सॉल्व करोगे 89.7
0.74% आएगा। अब बच्चा कहता है सर ये सॉल्व कैसे होगा, तो ये सॉल्व कैसे होगा, तो ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये सॉल्व कैसे होगा। ये सॉल्व कैसे होगा आपको ऑलरेडी क्लासेस में भी बताया हुआ, और मैथमेटिकली आप लोगों को पता भी होता है कि सर फॉर्मूला होता है ईवी अपॉन में बीवी की पावर जो भी -1, ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो वैल्यू है, जैसे यहां पे मैं ये वाला आपको सॉल्व करके दिखाऊं एक बार, तो ये है सर 60 अपॉन में 50 1.2, ठीक है, इंटू 120 अपॉन में 40 3, तो ये आता है 1.2 इंटू 3, 3.6 है, 3.6 है, 3.6 है। तो आपको क्या करना है, 3.6 अपने कैलकुलेटर में टाइप करना है, 12 बारी अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बारी अंडर रूट -1 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स 2, तो डिवाइड बाई 2 +1, इसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल 12 बारी प्रेस करना है, मल्टीप्लाई इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सर ये आ गया 1.89, जिसमें से -1 करोगे तो 89.74%। तो आपको ये स्टेप्स यूज करने होते हैं कि अंडर रूट में ये जो भी फिगर है इसको टाइप करना है कैलकुलेटर में, 12 बारी अंडर रूट प्रेस करना है, देन जो वैल्यू आएगी -1, देन जो वैल्यू आएगी डिवाइड बाई n, जो भी नंबर ऑफ ईयर 2 साल का क्वेश्चन है तो 2, देन +1, देन मल्टीप्लाई इक्वल 12 बारी प्रेस करोगे, और ये -1 तो अलग से है ही, ये ऑलरेडी बताया हुआ है आप लोगों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर आप बढ़ते हो तो हमें पता है कि सर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डेरिवेटिव डेडिकेटेड होता है, जिसमें आपको पार्ट ए में फ्यूचर का क्वेश्चन, तो पार्ट बी में आपको ऑप्शन का क्वेश्चन यहां पे देखने को मिल जाया करता है। क्वेश्चन नंबर 6A, द प्राइस ऑफ कॉम्पैक्ट स्टॉक ऑफ ए फेस वैल्यू ऑफ रुपी 10 on 31st December 2024 was 440। शेयर का प्राइस फेस वैल्यू 10 रुपए, मार्केट प्राइस 414, कब 31 दिसंबर 2024 को, एंड द फ्यूचर प्राइस ऑन द सेम स्टॉक ऑन द सेम डेट 444 चल रहा था मार्च के लिए, 3 महीने का। अदर फीचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिलेटेड इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज। टाइम टू एक्सपायरेशन तो 3 मंथ है, पहले ही पता लग गया यहाँ पे 0.25 ईयर। एनुअल डिविडेंड 30%, तो 10 का 30% 3 रुपए, 31 मार्च 2025। बोरोविंग रेट रहेगा 20% पर एनम का। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फ्यूचर प्राइस फॉर कॉम्पैक्ट स्टॉक ऑन 31st December 2024। ऑल्सो एग्जामिन वेदर एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट और नॉट। तो सर सबसे पहले तो आप अपना फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट कर लो, स्पॉट प्राइस इंटू ई की पावर RT, बट उसके लिए पहले आपको स्पॉट प्राइस को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड का रेट भी गिवन है। स्पॉट प्राइस 414 है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड 30% है, जो कि 10 रुपए का 30% 3 रुपए आ जाएगा। बोरोविंग रेट 20% है, ठीक है, और टाइम पीरियड जो है वो 3 महीना मतलब 0.25 ईयर है। प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले आपको डिविडेंड की निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपको स्पॉट प्राइस को एडजस्ट करना है, तो 3 इंटू ई की पावर RT। प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो तो R जो है वो माइनस में आ जाएगा, 20% का रेट है, 3 महीने के लिए जाओगे 0.05, तो 3 रुपए का अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप तो ये 2.8537 आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जो भी आपको ई की पावर की वैल्यू जरूरत होगी वो आपको क्वेश्चन के नीचे गिवन होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले आप एडजस्टेड स्पॉट प्राइस निकालोगे, 414 का प्राइस था, डिविडेंड इसमें से हटा दोगे तो एडजस्टेड प्राइस आ जाएगा 411.1463। अब इसको फ्यूचर पे ले जाओ, तो 411.1463 इंटू ई की पावर RT, अब फ्यूचर फैक्टर अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 432.23। सर फॉरवर्ड प्राइस, फ्यूचर प्राइस हमारा आ रहा है 432 पॉइंट समथिंग और चल रहा है 444, तो स्पॉट में खरीद लो, फ्यूचर में बेच दो। तो 444 है, तो AFP जो है एक्चुअल जो प्राइस है वो ज्यादा है, तो AFP ओवर वैल्यूड है, स्पॉट में खरीद लो और फ्यूचर में बेच दो। तो ऑफ कोर्स अगर प्राइसिंग वेरिएशन है तो अपॉर्चुनिटी तो एग्जिस्ट करती है, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी तो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि मान लो आप बोरो करते हो 414 रुपए 3 महीने के लिए 20% पर एनम के अकॉर्डिंगली,
और आज स्टॉक खरीद लो 414 रुपए में, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में महंगा बिकेगा। रिसीव द डिविडेंड एट द 3 मंथ के बाद डिविडेंड रिसीव कर लो 3 रुपए का, सेल कर दो 444 में अपने शेयर को और लोन को रीपे कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, सर मैंने 414 रुपए आज बोरो किए, बोरो करके स्टॉक खरीद लिया, 3 महीने खत्म हुए, डिविडेंड रिसीव कर लिया 3 रुपए का। देन क्या किया, 3 महीने के बाद उस शेयर को बेच दिया 444 में। 444 में बेचकर वापिस आया अपने बैंक के पास जिससे लोन लिया था, तो 414 इंटू ई की पावर RT, उसका लोन बना 435.23, उसको पे कर दिया, 11 रुपए 77 पैसा मेरी जेब में बच गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बाई स्पॉट सेल फ्यूचर। स्पॉट में खरीदने के लिए लोन ले लो। इसके बाद जो पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 6 का, दैट इज गिवन फ्रॉम ऑप्शन, और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन गिवन है ये तो। सुंदर रामालिंगम had entered into 5 put option or 5 call option in different securities. The particulars of which are given below along with their exercise price और actual market price given आपके पास। पहले कॉल ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी के नाम है PQRST, कॉपी हो गया सर। कॉल ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं, पहले PQRST। एक्सरसाइज प्राइस गिवन है क्वेश्चन में 370, 450, 1790, 135, 953, कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया। एक्चुअल मार्केट प्राइस गिवन है 376, 444, 1700, 140, 953, कॉपी कर लो। देन कॉल ऑप्शन है तो एमपी माइनस ईपी होगा, 376 माइनस 370 करोगे तो 6 रुपए पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब एएमपी हायर है। यहां पे ये लिखा है कि एक्चुअल मार्केट प्राइस ज्यादा है या एक्सरसाइज प्राइस, तो एक्चुअल मार्केट प्राइस ज्यादा है। जब एक्चुअल मार्केट प्राइस ज्यादा होता है तो ऑप्शन इज इन द मनी और हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहां पे आप देखोगे एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है, एमपी माइनस ईपी करोगे नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो सर ये आउट ऑफ मनी होता है, ईपी ज्यादा है और हम एक्सरसाइज नहीं करते, वो लैप्स हो जाता है। सेम सिचुएशन थर्ड में है, एमपी माइनस ईपी नेगेटिव वैल्यू है, ईपी ज्यादा है, आउट ऑफ मनी लैप्स हो जाएगा। एमपी माइनस ईपी करूंगा 5 रुपए पॉजिटिव आएगा तो एक्सरसाइज करूंगा क्योंकि एएमपी ज्यादा है, इन द मनी है। और ये तो 953 इक्वल है, इक्वल होता है उसको बोला जाता है एट द मनी, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सेम कहानी आप कर सकते हो पुट ऑप्शन के लिए। पुट ऑप्शन के लिए सिक्योरिटीज के नाम कॉपी करोगे ABCDE, एक्सरसाइज प्राइस कॉपी करो 118, 758, 350, 65 और 230। एक्चुअल मार्केट प्राइस कॉपी करो 122, 758, 340, 69 और 220। ये तो सब डेटा कॉपी हो गया 3 कॉलम में। तो पुट ऑप्शन का फॉर्मूला होता है ईपी माइनस एमपी, 118 माइनस 122, सर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा लैप्स हो जाएगा, आउट ऑफ मनी। 758 माइनस 758 एट द मनी है, नो एक्शन। 350 माइनस 340 पॉजिटिव आएगा सर, इन द मनी, और हम एक्सरसाइज करेंगे। 65 माइनस 69 नेगेटिव आ जाएगा, आउट ऑफ मनी लैप्स हो जाएगा। 230 माइनस 220 पॉजिटिव है, इन द मनी, हम एक्सरसाइज कर लेंगे। काफी इजी सा क्वेश्चन कॉल ऑप्शन में से तो आपको यहां पे दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें ऑलरेडी पता है सर क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है फुल्ली डेडिकेटेड टू फॉरेक्स होता है। तो 2 क्वेश्चन आपको इसमें फॉरेक्स के देखने को मिल जाया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, फॉलोइंग आर द डिटेल्स of cash inflows and outflows in foreign currency denomination of M company and Indian export firm which have no foreign subsidiary। ये 4 करेंसीज है, यूएस डॉलर, फ्रेंच फ्रैंक, यूके पाउंड और जापानीज येन। कितना कितना इनफ्लो आना है और कितना कितना आउटफ्लो करना है वो गिवन है। स्पॉट रेट भी दे दिया और फॉरवर्ड रेट भी आपको दे दिया। सेम क्वेश्चन करा हुआ है आपने ऑलरेडी। डिटरमाइन द नेट एक्सपोजर ऑफ ईच फॉरेन करेंसी इन टर्म ऑफ रूपी टर्म्स में कैलकुलेट करना है। और डिस्कस वेदर एनी ऑफ द एक्सपोजर पोजीशन आर ऑफसेटिंग टू द सम एक्सटेंट। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में डेटा गिवन है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे 4 कॉलम बना लेने हैं, यूएस डॉलर, फ्रेंच फ्रैंक, यूके पाउंड और जापानीज येन। सर इनफ्लो यहाँ पे सारी की सारी फिगर लैक्स में ली है, तो 400 लाख, 200 लाख, 300 लाख और 150 लाख, ये तो इनफ्लो है। माइनस कर दो आउटफ्लो 280, 200 और 250, तो आपको नेट एक्सपोजर पता लग जाएगा फॉरेन करेंसी में 200, 120, 100 और 100। अब स्पॉट रेट की अगर मैं बात करूं तो स्पॉट रेट अप्लाई कर लो 48.01, 7.45, 75.57 और 3.20। तो स्पॉट रेट के अकॉर्डिंगली ये नेट एक्सपोजर है जिसमें
यूएस डॉलर, फ्रेंच फ्रैंक, यूके पाउंड, ये तो पॉजिटिव वैल्यूज है और जापानीज येन जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू है। अब अगर मैं फॉरवर्ड रेट की बात करूं तो फॉरवर्ड रेट हो जाता है आपका 48.82, 8.12, 75.92, 8 और 2.4, और स्पॉट रेट कितना था, ये वाला। तो इसमें अगर फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट की बात करें तो ये प्रीमियम पे, ये प्रीमियम पे, ये प्रीमियम पे और ये डिस्काउंट पे है। तो नेट एक्सपोजर की अगर मैं बात करूं, नेट एक्सपोजर की अगर मैं बात करूं, नेट एक्सपोजर की अगर बात करें तो सर नेट एक्सपोजर आ गया आपका 200 इंटू 0.81, ये नेट एक्सपोजर 200 था आपका, तो डिफरेंस से तो ये आपका बेनिफिट है। 120 इंटू 0.67, ये आपका बेनिफिट है, ये आपका बेनिफिट है, और यहाँ पे आपको 8 का लॉस होगा। तो ऑफकोर्स जो जैपनीज येन है वो यहाँ पे सेट ऑफ होकर आपको नेट तो बेनिफिट ही मिलना है। तो ऑफसेटिंग पोजीशन की बात करें तो नेट एक्सपोजर इन ऑल द करेंसीज ऑफसेट बाय बेटर फॉरवर्ड रेट इन द केस ऑफ यूएसडी, एफएफआर और यूके पाउंड, क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। नेट एक्सपोजर रिसीवेबल में है एंड फॉरवर्ड रेट आर कोटेड एट प्रीमियम। लेकिन जैपनीज येन की बात करें तो नेट एक्सपोजर पेबल में है, नेगेटिव मतलब आउटफ्लो, and forward rate is quoted at discount, therefore a better forward rate is also offsetting the net payable in Japanese yen। तो ये जो बेनिफिट होगा और ये लॉस होगा तो ये आप सेट ऑफ कर सकते हो एक तरीके से। तो सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है, आपका जो नेट एक्सपोजर है उस पर आपको प्रीमियम और डिस्काउंट कैलकुलेट करके देने हैं। सर ये बेनिफिट आपका नेट एक्सपोजर इन रुपी टर्म बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, तो प्रीमियम वाला फायदा हो जाएगा, ये आपका नुकसान है, तो नेट तो आपको बेनिफिट ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी पे डिपेंडेंट है। कहते हैं सपोज करो इंटरेस्ट रेट ऑन पाउंड जो है वो 12% पर एनम है लंदन में, और इंटरेस्ट रेट ऑन ए कंपेरेबल डॉलर जो इन्वेस्टमेंट इन न्यूयॉर्क है 7% पर एनम। मतलब इंटरेस्ट रेट 12% इन लंदन और न्यूयॉर्क में 7% पर एनम, दैट इज इन डॉलर। पाउंड स्टर्लिंग का जो स्पॉट रेट गिवन है वो गिवन है $1.95 पर पाउंड, पर पाउंड, पाउंड मतलब लंदन, तो लंदन का ये डायरेक्ट कोट गिवन है, लंदन का ये डायरेक्ट कोट गिवन है, एंड 1 ईयर फॉरवर्ड रेट इज 1.87 पर पाउंड। एग्जामिन इज देयर एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, और अगर हाँ तो उसके स्टेप्स भी बताने हैं। तो सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी अप्लाई करके फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करके देख लो। सर स्पॉट रेट है 1.95 पर पाउंड, फॉरवर्ड है 1.87 पर पाउंड, ऐसा ही है सर, बिल्कुल ठीक बात है। इंटरेस्ट रेट इन होम कंट्री यूएसए में 7% पर एनम है और यूके में 12% है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रेट कैलकुलेट कर लिया है होम करेंसी का, होम करेंसी का। अगर मैं होम करेंसी का कंट्री का रेट कैलकुलेट करता हूँ, दैट इज फॉरवर्ड रेट अपॉन में स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट अपॉन में स्पॉट रेट इनटू यूके का रेट 1.12, तो ये 1.074 आया। सर रेट गिवन है 7%, कैलकुलेट होके आ रहा है 7.4%, तो इसका मतलब सिंपल है, आपको 7% पे लोन लेकर 7.4% पे एक तरीके से इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, तो करना क्या है, बोरो कर लो कोई भी अमाउंट, यहाँ पे 10 लाख रुपए, 10 लाख डॉलर की अमाउंट ली है, 10 लाख डॉलर आप न्यूयॉर्क में 7% पे बोरो कर लो। दिस मीन्स दैट एट द एंड ऑफ 1 ईयर द आर्बिट्रेजर मस्ट रीपे 7% के हिसाब से आपको 10,70,000 रुपए रीपे करने पड़ेंगे। ये जो 10 लाख रुपए है इसको कन्वर्ट करा लो आज स्पॉट के अकॉर्डिंगली, स्पॉट चल रहा था 1.95 का, तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 5,12,820.51 पाउंड। इसको ले जाके आप इन्वेस्ट कर दो यूके में 12% के अकॉर्डिंगली, 12% के अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करोगे तो एक साल के बाद आपको मिलेगा 574,358.97 पाउंड। इसको आप वापस से कन्वर्ट करवा लेना 1.87 के अकॉर्डिंगली, 1.87 के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कराओगे डॉलर में, तो डॉलर मिलेगा आपको 1074,051.28। आपको पे करना है 10,70,000 डॉलर, तो आप इसमें से 10,70,000 डॉलर पे कर देना, तो आपके पास 4051.28 का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद जैसा कि हमें पता है कि सर जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है वो थ्योरेटिकल रहता है, और थ्योरी में भी अगर मैं बात करूं तो थ्योरी में काफी कुछ फिक्स क्वेश्चंस ही हैं जो एग्जाम में आते हैं। इसके लिए 2 चैप्टर जो है वो आपको मेनली थ्योरेटिकली पढ़ के जाने चाहिए, वन इज सिक्योरिटाइजेशन एंड वन इज डिजिटल फाइनेंस। हालांकि इसमें अगर मैं बात करूं तो एक डिजिटल फाइनेंस का क्वेश्चन है, बेनिफिट बताने आपको डिजिटल फाइनेंस के, एक बार आप इसको रीड जरूर करके देख लेना।
कि डिजिटल फाइनेंस के बेनिफिट क्या है। एक क्वेश्चन है जीडीआर के फीचर्स बताओ, तो जीडीआर के फीचर अंडरलाइंग शेयर्स, एंट्री इन कंपनीज बुक्स, रिटर्न्स, नेगोशिएबल, ये पॉइंट्स है, ये आप एक बार रीड करके देख सकते हो। और एक यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर लीजिंग के ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रिपोजिशन, ये भी आप एक बार रीड करके देखना। हालांकि वैसे तो थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़नी आपको, क्योंकि 2 क्वेश्चन की आपको अच्छी खासी चॉइस मिल जाती है, और प्रैक्टिकल तो आप छोड़कर वैसे भी नहीं जा सकते। तो मैं तो हमेशा अपने बच्चों को यही सजेस्ट करता हूं, गो फॉर प्रैक्टिकल। सर प्रैक्टिकल मैक्सिमम करके जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है थ्योरी, वो आप स्किप कर दीजिए। बाकी जो आपके सामने बच जाते हैं 6 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसमें से कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आता वो आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं तो जो आपको ज्यादा अच्छे से आते हैं वो आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ये था आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2, जिसका इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पेपर के साथ साथ ही सॉल्यूशन रिलीज कर दिया था। तो हमने इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन से ही ये मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस किया, ताकि अगर आपको किसी भी फिगर को समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप इजीली वहां से अंडरस्टैंड कर सके। लास्ट में अगेन कहना चाहूंगा, अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल है तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मैराथन नहीं देखा है देखिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 नहीं देखा है सॉल्यूशन, बिल्कुल जरूर देखिए। और टेस्ट सीरीज का बेनिफिट बिल्कुल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू। और अगर आपको एसएफएम की क्लासेस बाई करनी है तो बेस्ट क्लासेस रीजनेबल प्राइसेस पे आपको हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको क्लासेस मोबाइल में देखनी है तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायरेक्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप डायरेक्ट वहां से क्लासेस बाई कर सकते हो, इमीडिएट एक्टिवेशन आपका क्लासेस का हो जाता है। और अगर आपको क्लासेस डेस्कटॉप लैपटॉप पे देखनी है, पीसी पे देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक भी देखने को मिल जाएगा, वहां पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। और एससीएम का भी ऑलरेडी मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 जो है उसका सॉल्यूशन अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा एससीएम एमटीपी एमक्यूपी 2 का सॉल्यूशन, तो वो भी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।